क्या सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया? Yes, sir. चलिए, वेरी ओके। सो यस, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने सारे लॉस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने मोस्टली दो लॉस हमने कवर किए थे, दैट इज बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो वेट करते हैं। तो हमने दो लॉस के बारे में पढ़ा। बेसिकली लॉस काफी सिंपल है, ऐसे कोई बड़ा वो वाला पार्ट नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ग्राफ प्रॉपरली पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। तो वापस से बोलूंगा, आपको थोड़ा ग्राफ अच्छे से पहचानिए। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग बच्चा। तो क्या होगा, तो अगर ग्राफ एक बार याद हो जाएगा ना, तो आपको गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो आप थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब भी आप इस चैप्टर पढ़ोगे, लॉस तो वेरी सिंपल है, ऐसा उसको बिग डील वाली बात नहीं है कि आपको लॉस समझ में नहीं आएगा। लॉस काफी सिंपल रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको ख्याल ये देखना है कि जब भी आप पढ़ोगे, आप उस ग्राफ्स को प्रॉपरली समझिए, आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना। हम करेंगे प्रॉपरली। चलो फिर देखो, हमने पढ़ा था कल चार्ल्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था चार्ल्स लॉ के बारे में, कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाएगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं, ऐसा कोई टेम्परेचर प्रैक्टिकली आता नहीं है। होता क्या है कि जैसे टेम्परेचर डाउन होता, एकदम कम होने लगता है, तो क्या होता है कि आपका गैस लिक्विफाई होने लगता है। तो क्या होगा, उस टेम्परेचर आने से पहले क्या होगा, आपका गैस लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये पार्ट इसको प्रॉपरली हमने इसको समझा था, ठीक है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाले गिब्स लॉ ऑफ वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। ओके, अब इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशनशिप इसमें पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या कि आपने जो साइंटिस्ट थे आपके गिब्स, उन्होंने क्या किया, और काफी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। और उन्होंने हॉट समर में ये पार्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऐसे कोई बिग डील नहीं है, ये भी बहुत सिंपल वाला पार्ट है। देखो उन्होंने भी क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस, उन्होंने क्या देखा, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। उन्होंने क्या देखा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका प्रेशर भी कैसा होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका क्या होगा, टेम्परेचर कम हो, तो क्या प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये वाला पार्ट उन्होंने देखा, काफी सिंपल था। हम इसको आगे, इसका स्टेटमेंट आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा दीक्षा, पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा, ये वाला पार्ट। At constant volume, the pressure of the fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature. ओके, क्या बोला उन्होंने, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। काफी सिंपल है, ऐसे कोई बिग वाला डील नहीं है। तो हमने क्या देखा, दैट इज हम डेरिवेशन ऐसे कर सकते हैं, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर P इज इक्वल टू K टाइम्स T। K क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर P बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें मिला। अब देखो हमने क्या देखा, जो के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो हम आगे यहाँ पे लिखे के किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। द के डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस का हम डिपेंड करता है। हम आगे इसका हम आगे बढ़ाएंगे। हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल होगा कैसे, दैट इज P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। तो इस ये हमें क्या मिला, एक हमने इक्वेशन सेटअप कर लिया। तो काफी सिंपल है, ऐसा कोई बड़ा डील नहीं। अभी हम क्या देखते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ये वाला पार्ट अगेन इट इज वेरी सिंपल। हमने क्या देखा गिब्स लॉ के बारे में, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम एंड अमाउंट कांस्टेंट। फिर हमें क्या मिलेगा, P बाई T। हमने क्या लिखा, P प्रोपोर्शनल हटेगा, हमने क्या किया, इक्वल टू साइन डाला और हमने K को कांस्टेंट यहाँ पे पुट किया। हमें क्या मिला, दैट इज P बाई T इज इक्वल टू K3 मिला। तो और बच्चे जो है वेट कर, गुड इवनिंग पायल बेटा, गुड इवनिंग पायल बेटा, थोड़ा वेट करते हैं और भी थोड़ा बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो सही रहेगा। Good evening, sir. गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग बच्चा। ज्यादा वेट नहीं करेंगे, फिर हम स्टार्ट करें, ठीक है ना, डोंट वरी इतना। इस वीक हम स्टार्ट, ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो
इन्होंने बनाया। सिमिलर उन्होंने क्या बनाया, ये क्वेश्चन बना, दैट इज P1/T1 इक्वल टू P2/T2 उन्होंने बना दिया। अब देखो उन्होंने क्या बोला, द के दैट इज कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका अमाउंट एंड द वॉल्यूम गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कभी कभी ना ये पार्ट भी आपका, मैं बोलूंगा आपके जो आपका शॉर्ट एग्जाम होता है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम हो गया, उसके ऊपर कई क्वेश्चन पूछा जा जाता है। तो ये भी काफी सिंपल है, मैं बोलूंगा इसको भी आप इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, इसको आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर देना, आप इसे गो थ्रू कर लेना। तो काफी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके बाद, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा गिल सर क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो हम क्या देखा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होने लगेगा, हमने ये देखा था। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसका ग्राफ के बारे में। तो क्या होगा, देखो ये जो पार्ट है ना आपका एनिमेशन वाला पार्ट है, ये मैं आपको इससे दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया इसको, है ना। तो कल क्या करेंगे, कल जब क्लास लगे हम उस थोड़ी देर पहले क्या होगा, मैं आपको सारी एनिमेशन दिखा दूँ कैसे एनिमेशन वर्क करता है, ठीक है। चलो तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका क्या हमने क्या देखा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो क्या होगा, जैसे क्या होगा, जैसे हम अलग अलग वैल्यू पुट करते क्या होगा, आपका ऐसा ग्राफ बनने लगे, ऐसा डॉट आपका ऐसा लाइन बनने लगे ऐसा। तो हम ये देख सकते हैं, जब भी हम प्रेशर और टेम्परेचर रखते हैं तो हम जब ग्राफ हमें कैसा होता है, हमारा ग्राफ क्या होगा आपका लीनियरली इंक्रीज होते जाएगा। कैसा हमारा होगा ग्राफ, हमारा लीनियरली इंक्रीज होते जाएगा। आपको ये पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इतना समझ गया ना, काफी सिंपल है, कोई एकदम सिंपल है, Yes, इसको sir. बड़ा नहीं लेंगे Yes, जी। sir. ओके अब देखो, मैं बोलूंगा Yes, sir. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो। अच्छा दीक्षा बेटा कमॉन वापस पढ़े करिए उसको, जो आपका जो ब्रैकेट जो आपका उसमें दिया है ये वाला पार्ट, इसको एंड इसको। Pressure, temperature, isocode, constant volume curve. ओके तो हम ये देख सकते हैं, तो अभी हम ये देख सकते हैं कि जब भी हम प्रेशर और टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं और जब हमें लाइंस मिलते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलेंगे आइसोकोर। क्या बोलेंगे, आइसोकोर बोलेंगे। आइसो मतलब क्या, सेम। कोर मतलब क्या, सेम मतलब हम क्या सेम रखते हैं, वॉल्यूम को सेम रखते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व्स बोलते हैं, ठीक ना। अब ध्यान रखो कि इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा है इसके अंदर। अब देखो बच्चों क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा कि आपको ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व दे देंगे, आपको ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व दे देंगे और आपको ये बोलेंगे कौन से कर्व का या कौन से, देखो जैसे ये आप V1 लाइन दिख रहा है, V1 लाइन। तो मैं सपोज मैं मानता हूँ ये हमारा लाइन 1 है, ये हमारा लाइन 2 है, ये हमारा लाइन 3 है, और ये मेरा लाइन 4 है ना, ये लाइन है। तो ईच लाइन जो भी लाइन होगा हम उसे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे आइसोकोर बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेंगे आपको कि कौन से वाला आइसोकोर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, कौन से वाला आइसोकोर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान ही रखना है, जो भी जिसका भी जो भी लाइन जो भी आपका आइसोकोर होगा, जो भी आपका आइसोकोर लाइन होगा, क्या होगा, जो नियर टू टेम्परेचर एक्सिस, टेम्परेचर एक्सिस, जो आपका टेम्परेचर एक्सिस एकदम पास होगा, वो क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो आप देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा। तो सिंपल सी बात क्या है, कौन टेम्परेचर से पास है, आप बोलोगे ये वाला पार्ट ज्यादा पास है, ये पास है। उससे कौन सा पास है, आपका ये वाला पास है। फिर कौन सा है, फिर आपका ये वाला है, फिर आपका ये वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जो भी आइसोकोर क्या होगा, टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर एक्सिस ऐसा है, ये आपका टेम्परेचर एक्सिस है। तो जो भी आपका टेम्परेचर एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट हो, जो आपका नीचे होगा, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसका होगा, ठीक है ना। मतलब उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने ये ग्राफ उन्होंने कैसे बनाया होगा, तो आप कैसे बोलोगे, उन्होंने आप सबसे उन्होंने क्या मान के चलते हैं कि सबसे उन्होंने लिया वॉल्यूम V1 लिया, मान के चलते वॉल्यूम V1 आपका 10 ml, कितना है 10 ml, 10 ml का कांस्टेंट मान लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है अभी। तो जब उन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया 10 ml को, तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया, और उन्होंने क्या देखा क्या चेंज आ रहा है, तो उन्होंने क्या चेंज देखा, हम मान के चलते उन्होंने ये वाला चेंज देखा, मतलब ग्राफ ऐसा बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, मान के चलो 20 ml कर दिया, 20 ml करके तो उसको कांस्टेंट कर दिया। जैसे कांस्टेंट कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू प्लॉट थोड़ा ऊपर आगे बढ़ाया घटाया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ग्राफ कैसे मिला,
तब उनको ग्राफ ऐसा ग्राफ मिला, तब उनको ऐसा ग्राफ मिला, ये वाला ग्राफ उनको मिला, तब उनको ये वाला ग्राफ मिला। कौन सा? ये वाला ग्राफ मिला जो आपका सेकंड वाला है। फिर मान के चलो, ये खाली अज्यूम करा, ये खाली हम अज्यूम कर रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर मान के चलो वॉल्यूम कितना हो गया? 30 ml हो गया। तो फिर ग्राफ कैसे मिला? फिर ग्राफ कैसे मिला? फिर उन्होंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब कि मान के चलो वॉल्यूम को उन्होंने कर दिया 40 ml। तब उन्हें ग्राफ कैसे मिला? तब उन्हें ग्राफ, मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले रहे हैं, वो वॉल्यूम कांस्टेंट रखे कर रहे हैं, प्रेशर को टेम्परेचर को बढ़ा रहे घटा रहे हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? ग्राफ मिल रहा है। तो क्या मिला उनको? स्टेप ग्राफ मिला। तो उन्होंने ये देखा जो भी ग्राफ कैसा होगा, जो भी ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस जितना पास होगा, ये अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा टेम्परेचर एक्सिस है, जो जितना ज्यादा पास होगा उसका ग्रेटर वॉल्यूम होगा। तो ये क्या होगा? ये वाला पार्ट आपका नीट में आ सकता है, सिंपल सी बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ग्राफ समझना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है ना, ये वाला पार्ट में एकदम क्लियर सब? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चले बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी बेटा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं, डोंट वरी। हाँ, अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, ये आप उन्होंने दूसरा ग्राफ बनाया, आपको उन्होंने सेकंड ग्राफ बनाया, ठीक है ना, सेकंड ग्राफ बनाया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने लिया P/T वर्सेस P, मतलब प्रेशर को वापस इसमें रखा और P/T को रखा। तो उन्हें ग्राफ कैसे मिला? ग्राफ उन्होंने कांस्टेंट, क्या मिला उन्हें? कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है। तो ये भी क्या, ये वाला बात आपको क्या है, ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ग्राफ को नीचे समझना है, ग्राफ कौन से ग्राफ में क्या किस टाइप का प्लॉट बन रहा है। अगेन मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये ग्राफ के बारे में। अब देखो, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब गेल-लेसक लॉ ने हमने क्या किया, हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। हम उस ग्राफ में क्या कांस्टेंट रखते हैं? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आइसोकोर। क्या हमें मिलता है? आइसोकोर मिलता है। तो क्या होगा एग्जाम में? आपको क्या होगा? आपको ऐसे डिफरेंट आपके ये दे देंगे, आपको ऐसा डिफरेंट ग्राफ दे देंगे, है ना, ऐसा ग्राफ दे देंगे, ऐसा लाइन दे देंगे, और आपको ये पूछेंगे इन सब में से क्या आंसर राइट होगा। अब मान के जब फर्स्ट आंसर ऐसा होगा, फर्स्ट आंसर ऐसा पूछ सकते, ऑप्शन ऐसा पूछ सकते हैं, दैट इज V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4, ऐसा कुछ आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा, मतलब कि V4 ज्यादा है, फिर V3 ज्यादा है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी ग्राफ, जो भी लाइन क्या होगा, वॉल्यूम के एक्सिस, सॉरी टेम्परेचर एक्सिस से जितना पास होगा वो क्या होगा? उसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। समझ गए बच्चा? डन? ये वाला पार्ट अच्छे से भी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर आपको ये वाला ग्राफ को याद ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैसे ध्यान रखोगे? सिंपल सी बात है, ये भी कोई बिग डील नहीं है, बहुत सिंपल वाला पार्ट ही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब आप P/T मतलब कि प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर करते हैं, आपने उसको y एक्सिस में रखा और प्रेशर को आपने प्लॉट किया x एक्सिस में, तो आपको ग्राफ कैसे मिलता है? आपको ग्राफ ऐसे मिलता है। लेकिन हाँ बच्चों, ध्यान रखना, कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें होता है आपका गेल-लेसक लॉ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वाला पार्ट समझ गए, इतना पार्ट था, ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, ठीक है। हम वापस एक बार रिवीजन भी कर लेंगे इसको, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो अभी बोलोगे जो आपका घर पे प्रेशर कुकर है वो किस पे? इस प्रिंसिपल पे आपको वर्क करता है। कौन सा? आपका गेल-लेसक लॉ पर वर्क करता है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो के बारे में। ओके फाइन। अभी कौन बताएगा? अर्चना। बेटा अर्चना, हमने स्टार्टिंग में एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ा था, तो आप थोड़ा बता सकते हो एवोगैड्रो लॉ के बारे में? जी की डोंट वरी, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। हाँ ओके। सबसे पहले हाथ रेज किए थे विशाल ने। विशाल आप बोलिए बेटा। Sir, under the same conditions, sir, temperature और pressure equal मतलब equal number of molecules होते हैं उसमें। हाँ तो आपने भी अच्छा अप्रोच किया, नो डाउट, एकदम पास आ रहे थे। हाँ सेकंड उन्होंने किया था विवेक।
हाँ आप बोलिए बेटा, थोड़ा सा ट्राई करिए। Sir, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of moles. एकदम molecules. सही, मॉलिक्यूल्स, एकदम सही, एकदम सही, नहीं एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है। तो हम क्या देखते हैं, हमने ये देखा कि अगर आपका क्या हमने देखा, हाँ अगर डिफरेंट गैस है, क्या है, डिफरेंट गैस है और सबका वॉल्यूम क्या आपका सेम है। स्टार्टिंग में बात जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या देखा, क्या होगा, उन सारे डिफरेंट गैस से क्या होगा, आपका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, ये हमने देखा था। हाँ रुशल, एक बार आप ट्राई करो बच्चा, आप क्या बोल रहे थे, आप एक बार बोलो। So, basically, Avogadro's law states that under a similar condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of molecules. एकदम से, तो जैसे विवेक ने बोला या फिर विशाल ने बोला, एकदम सबका एकदम सिमिलर है, ठीक है ना। हाँ एग्जाम में मांग के चलो आप थोड़ा सा ऐसा डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन आपका मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट, आप प्रॉपर्ली अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हमने एवोगैड्रो के बारे में पढ़ा था, अब इसको हम स्टेटमेंट वाइज करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, हाँ तो यहाँ पे लिखा अगेन, हमने यहाँ पे लिखा है एवोगैड्रो, ये पढ़ेंगे प्रीति, प्रीति पढ़िए एक बार बच्चा, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। Same condition of pressure and temperature, equal volume of all gases contain equal number of molecules. एकदम सही, ठीक है ना, एकदम सही, ठीक है ना। बेटा केट की मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार ये दोनों एक बार खत्म कर लेंगे, फिर वापस रिवीजन करके आपको वापस बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वैसे जो बिग डील नहीं है आपको बता दूंगा, ठीक है, चलिए। हाँ तो हमने क्या देखा, अंडर सेम कंडीशन प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। काफी हमने रिपीट कर चुके, ऐसा कोई बिग डील नहीं, बहुत सिंपल वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते, देखो जैसा हमने यहाँ देखा, हमने क्या देखा, दैट इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या कहते हैं, दैट इज V is equal to K into N। अब यहाँ पे K4 लिखा है ना, यहाँ पे K4 आप ध्यान मत दो, आप खाली K को ध्यान दो, K मतलब सम कांस्टेंट है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, इसको मैंने यहाँ डिनोमिनेटर लिखा है, तो क्या होगा, V by N बन गया, तो V1 इक्वल टू K4। हमें क्या बोला, देयरफॉर सिमिलरली V1 by N1 इज इक्वल टू V2 by N2। हमें क्या मिला, उसका इक्वेशन मिल गया। अगेन ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो अब K किसके ऊपर डिपेंड करता है, K डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा, काफी सिंपल है, ऐसे कोई डील नहीं। अब देखो ध्यान रखो बच्चों कि जो भी ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। जैसे मान हमने क्या देखा, हमने देखा चार्ल्स लॉ के बारे में, तो चार्ल्स लॉ में क्या था बच्चा, बताओ क्या क्या डायरेक्ट रिलेशन में था, क्या क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हाँ सब कहना वॉल्यूम और टेम्परेचर था, किसमें, चार्ल्स में। उसके बाद गिलिस में क्या हमने देखा, प्रेशर और नंबर ऑफ अमाउंट, Pressure एंड टेम्परेचर। हाँ प्रेशर टेम्परेचर, हमने प्रेशर टेम्परेचर देखा। अब हम थर्ड क्या देख रहे हैं, आपका एवोगैड्रो देख रहे हैं। एवोगैड्रो में क्या हो रहा है, वॉल्यूम वर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो जो भी आप देखो, जब भी आपका ऐसा डायरेक्ट रिलेशन जो होगा ना, तो जब आप ग्राफ बनाओगे ऐसा, जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाओगे प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम टेम्परेचर, तो आपको ग्राफ हमेशा कैसे मिलेगा, आपको ग्राफ हमेशा ऐसे ही मिलेगा, लिनियरली इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, जो भी आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। जैसे अब यहाँ पे देखो सेम, हमने क्या किया, वॉल्यूम को और नंबर ऑफ मोल्स को प्लॉट किया यहाँ पर, तो हमें ग्राफ कैसे मिल रहा है, हमें ग्राफ मिल रहा है ऐसा, ऐसे लिनियर इंक्रीज से बन रहा है, ठीक है ना। अगेन देखो यहाँ पे देखो, जब हमने V by N वर्सेस N प्लॉट किया, तो हमें क्या मिला, हमें ऐसा कांस्टेंट, ऐसा आपका कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है। तो देखो सारे ग्राफ क्या थोड़ा सिमिलर जैसा ही है, अगर आपको एक ग्राफ प्रॉपर्ली आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो दूसरा ग्राफ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसे कोई बिग डील नहीं है वाला पार्ट, ठीक है, समझ गए ना। और हम ये भी जानते हैं कि आपका 1 मोल के कितने एटम्स होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप बोलोगे सिंपल सी बात है, आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ टाइप्स आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट। यस सर। चलिए अब देखो, हम इसको एक बार यहाँ पे एक दूसरा डिविजन यहाँ पे डिराइव करते हैं, वाला पार्ट के अंदर। अभी हमने क्या देखा, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। हमने ये देखा। अब देखो एन क्या होता है, नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, है ना। ये हमने देखा था, है ना। अब देखो बच्चों, मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, मैं एन लिख रहा हूँ, देखो मास को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं मास लिखता हूँ स्मॉल एम, है ना, मैं मास को स्मॉल एम लिख रहा हूँ, और मोलर मास को लिखता हूँ मैं कैपिटल एम लिखता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा,
हमें ये मिलेगा दैट फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू एम अपॉन कैपिटल एम। क्या मैं समझ सकता हूँ बच्चों? क्या मैं समझ सकता हूँ? सिंपल है ना? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, अब मैं कुछ नहीं, ये मैंने अब मैंने क्या किया, मैंने मॉलिक्यूलर मास को ऊपर लेके गया और मैंने वॉल्यूम को नीचे लेके आया। तो क्या मिला मुझे? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एम मास अपॉन वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात, आप क्या जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? आपका डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू के इंटू डी। क्या मिला? के इंटू डी मिला। इससे क्या पता चला कि आपका मॉलिक्यूलर मास भी किससे प्रोपोर्शनल होगा? आपका मॉलिक्यूलर मास प्रोपोर्शनल होगा किससे? डेंसिटी से प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो लास्ट टाइम क्या होता, मतलब कि लास्ट या मैं जेडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, उसमें इसका ग्राफ पूछ लिया था। अब देखो ये भी कैसा आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप में, तो इससे ग्राफ भी कैसे बनेगा? इससे ग्राफ भी आपका ऐसे लिनियरली आपको इंक्रीज बनेगा। ठीक है ना? तो ऐसा ध्यान रखना है ये वाला पार्ट आपको। तो हमने क्या देखा कि आपका हम ये देख सकते हैं, जो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट देयरफॉर डेंसिटी, हम ये बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, है ना? हम ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बच्चों? तो ये हमारा इक्वेशन बन Yes, गया, sir. है ना? ओके, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो अगेन मैं आपको समझा बच्चों, सारे ग्राफ के बारे में बताता हूँ। ठीक है ना? अगेन मैं सारे ग्राफ के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ, अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ गिल सेल के बारे में। ठीक है ना? ये किस ध्यान समझिए। ठीक है ना? यहाँ पे वाला पार्ट अब क्या होगा कि एग्जाम में आपको से ग्राफ दे देंगे। ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ में अलग अलग लाइंस क्या होगा आपका? ग्राफ में देखो, ग्राफ होगा, एक लाइन ऐसे जा रहा होगा, दूसरा थोड़ा नीचे होगा, तीसरा थोड़ा नीचे होगा, चौथा लाइन थोड़ा और नीचे होगा। यहाँ पे 4 लाइन दिख रहे हैं, वहां पे एग्जाम में क्या आ सकते हैं? 3 लाइन भी दे सकते हैं या 5 लाइन भी दे सकते हैं, मतलब 5 आइसोकोर भी दे सकते हैं। मतलब आपको क्या बोलेंगे, आपको आपको ऐसा दे दिया जाएगा, आपको ऐसा दे दिया जाएगा, सपोज ऐसा दे दिया जाए, आपको बोलेंगे क्या आपका? ये आपका V5 है। क्या आपका? V5 है। तब बताओ अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम। तो क्या होगा? आप बोलोगे, ऑब्वियसली बोलोगे कि क्या होगा, जो V5 है उसका वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा दूर है। क्या? टेम्परेचर से बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या होगा? सबसे कम वॉल्यूम होगा V5 का। फिर किससे होगा? फिर आप बोलोगे V1 का होगा। क्यों? क्योंकि V1 का ऐसा आपका, है ना? फिर क्या होगा? फिर हम ये बोलेंगे, फिर किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? फिर आप बोलोगे V2 का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। फिर क्या होगा? फिर आपका V3 का होगा, अगेन आपका V4 का होगा। तो सिंपल सी बात है, ये है, आपको ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि जो भी आपका आइसोकोर लाइन है, जो भी आपका ऐसा लाइन दिया होगा, जो भी आपका टेम्परेचर एक्सेस जितना पास होगा, वो क्या होगा? उसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। समझ गए बच्चा? इतना आपको ध्यान रखना बस। Yes, sir. डन? यह समझ गया वाला पार्ट अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा, आपको देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखो, हमने बताया था, कहाँ गया, जब हम बात करें चार्ल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, हमने क्या देखा? देखो हमने क्या देखा, जो भी लाइन टेम्परेचर एक्सेस से ज्यादा पास हो, क्या होगा? उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो सिमिलर से कॉन्सेप्ट ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चार्ल्स लॉ गेज का एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। ठीक है ना? 2 मिनट बच्चों। ठीक है, अब देखो, लेकिन जब हम बात करते हैं बॉयज लॉ के बारे में, अब देखो, अब ये आपका बॉयज लॉ का ऐसा ग्राफ बनता है, आपका बॉयज लॉ का ऐसा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे देखो किस में ग्राफ बन रहा है? एक आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बन रहा है, और आपका क्या बन रहा है? प्रेशर वर्सेस 1/V के बन रहा है। तो आपको एग्जाम में ये दोनों का काफी सिमिलर आप पूछते हैं। तो आपको ये पूछेंगे कि इन, जैसे आपको 3 लाइन दे दिया गया, आपको क्या बोलेंगे कि इन तीनों ग्राफ के अंदर, ये तीनों आपका आइसोथर्म के अंदर कौन सा आइसोथर्म का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली जो क्या होगा, जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से जितना ज्यादा दूर होगा, है ना, उसका क्या होगा? उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। समझ गए? ऐसा समझ गए ये पार्ट। सिमिलरली अगर हम प्रेशर वर्सेस 1/V को प्लॉट करते हैं, अगर हम प्रेशर वर्सेस 1/V को प्लॉट करते हैं, तो क्या होगा? तब ये आपका ये होगा, जो आपका प्रेशर की जो जितना पास होगा, वो क्या होगा आपका? वो आपका क्या होगा? आपका सबसे टेम्परेचर होगा। किसमें?
प्रेशर वर्सेस 1 बाय वॉल्यूम के लिए। तो मैं ये बोलूंगा ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ है, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। समझ गए बच्चे लोग ये वाला पार्ट? कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, लॉस काफी सिंपल है, लॉस काफी सिंपल है। मैं मुझे लग रहा है ऐसा कि एग्जाम्स में ना ग्राफ ही पूछते हो, ग्राफ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब थोड़ा ग्राफ जब भी आप पढ़ो, जो टेक्स्ट बुक में ऐसा आपको बताया नहीं है, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ मैंने आपको अगर ये बताया पार्ट तो आप थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नोटबुक लिखा नहीं तो उस नोटबुक नोट कर लिया, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। चलो अभी हमने सारा लॉस अभी हमने क्या पढ़ा, सारा लॉस के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। एक बार फटाफट एक जल्दी से 5 मिनट रिवीजन करते हैं हम, उसके बाद सारा लॉस के बारे में। हमने बॉयज लॉ में क्या पढ़ा था बच्चों? कम ऑन, मैं आपका सेट सेंस से जानता हूँ। बॉयज लॉ में क्या पढ़ा था? प्रेशर, दैट इज प्रेशर Directly proportional. Inversely proportional to volume. ये हमें पढ़ा था। ओके, फिर हमने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा? हमने Volume. चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा? Volume is directly proportional to pressure. Volume is directly proportional to temperature. एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। फिर हमने गिब्स लॉ में क्या पढ़ा? गिब्स के अंदर हमने पढ़ा Pressure is directly Pressure is directly proportional to temperature. है ना, ये हमने पढ़ा Proportional है ना, to ये temperature. एकदम हमने ये पढ़ा। सिमिलरली हमने एवोगैड्रो का हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? दैट इज वॉल्यूम, Is directly proportional to the amount of है ना। substance. हाँ, ये हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है। अभी जब हमने सारे लॉस पढ़ लिए, अब हम क्या करते हैं, हम लॉस को कंबाइन करते हैं। हमें क्या मिलेगा? जब लॉस को कंबाइन करते हमें मिलेगा आपका हमें मिलेगा क्या? आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा। हमने कौन सा कंबाइन करते हैं? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। जब हम तीन लॉस को Yes, sir. कंबाइन करिए हमें क्या मिलेगा? हमें इसका आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब 2 सेकंड को बच्चा, मैं थोड़ा पीपीटी चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेकिन सेम पीपीटी पे आ गया। ओके, क्या सभी को मेरा प्रॉपर्ली मेरा दिख रहा है? पॉइंट कुछ इशू नहीं है ना दिखने में? एकदम No, sir. क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो, Yes, जैसे आप sir. जैसे थोड़ी देर पहले आप सही बच्चों ने इसके बारे में बताया था। हमने क्या देखा? दैट इज बाय कंबाइनिंग डिफरेंट गैस लॉ। हमें क्या Yes, मिला? sir. हमें ये वाला पार्ट मिलता है, हमें ये वाला पार्ट मिलता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो बॉयस ने क्या बोलता? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर एट कीपिंग कांस्टेंट एन एंड टी। नंबर वो से टेंपरेचर लिखा। चार्ल्स में क्या किया? वॉल्यूम टेंपरेचर देखा। एवोगैड्रो में क्या किया? वॉल्यूम एन देखा। गिब्स में क्या देखा? प्रेशर वॉल्यूम को देखा। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, जब हम डिफरेंट गैस को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कौन से गैस को हमने कंबाइन किया? हमने बॉयस को कंबाइन किया, चार्ल्स को कंबाइन कर दिया, और हमने क्या मिला? हमने एवोगैड्रो कंबाइन किया, तो हमें ये इक्वेशन मिला, दैट इज V is directly proportional to NT by P। हाँ, ये हमें मिल गया। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट आपका बॉयस लॉ का है, ये वाला आपका एवोगैड्रो का है, और ये वाला पार्ट जो आपका वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का, इसका आपका ये आपका चार्ल्स वाला पार्ट है ना बच्चों? एकदम सही है ना। Yes, तो हमने sir. क्या किया? हमने तीनों गैस को हमने क्या किया? हमने तीनों इक्वेशन का क्या कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने हमें क्या मिला? हमें ये वाला इक्वेशन मिला। हमें क्या मिला? दैट इज प्रोपोर्शनल। हमने क्या किया? इक्वल किया, हमने R लिखा। हमें क्या बोलते हैं? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक ना। हम इसे क्या बोलते हैं? ये जो हमें इक्वेशन मिलता है, दैट इज PV इक्वल टू nRT। हमें जो मिलता है ये हमें क्या बोलता है? हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल गैस Ideal इक्वेशन gas कहते हैं। equation. समझ में बच्चा वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर? Yes, sir. No, ओके, sir. अब होता क्या है ना, आपको ध्यान ही रखना है कि एग्जाम में हम कौन से आर की वैल्यू लेंगे वो हमें ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है। अब देखो, अगर हम आर की मोस्ट 3 वैल्यू, अगर हम जूल केल्विन पर मोल पे दे रहे हैं, अगर हम जूल केल्विन पर मोल में आपको दिख रहा है, तो आपको ये वाला आपको आर की वैल्यू लेना है। मोस्टली क्या होगा, एग्जाम में आपका आर की वैल्यू दे देंगे, ऐसे कोई बिग डील नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका कैलोरी, अगर आपका कैलोरी केल्विन पर मोल दिख रहा होगा, तो क्या आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। अगर आपका लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल दिख रहा है, तो आपको
ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट क्या क्या होगा, आर का डिफरेंट वैल्यू है, उसके डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर है, जूल हो गया, कैलोरी हो गया, लीटर, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है ना। तो आपको इतना इसको ध्यान रखना नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के बारे में, क्या दिया यहाँ पे, आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के बारे में। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है, हम इसको डिराइव करते हैं एक बार, ठीक है ना, यहाँ पे हम डिराइव करते हैं। अब देखो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बच्चों, आप बोलोगे PV इक्वल टू nRT, है ना, ये हमारे पास क्या हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वॉल्यूम को नीचे लेके आता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ, और RT को इस साइड लेके आता हूँ, नीचे इस साइड लेके आता हूँ, क्या होगा, अब बोलोगे P/RT इज इक्वल टू N/V। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं ना बच्चों? Yes, sir. Done? हाँ, Yes, अब sir. देखो, अब फिर हमने क्या देखा था, N हमारा क्या होता है, N हमारा होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, nRT. है ना, ये हमने देखा था। N क्या होता है आपका, M अपॉन कैपिटल M क्या आपका मास, कैपिटल M क्या आपका मोलर मास है। तो सिमिलर क्या होगा, आप ऐसे बोल सकते हो P/RT इज इक्वल टू N क्या होगा, आप बोलोगे N की क्या वैल्यू होगी, आप बोलोगे स्मॉल m अपॉन कैपिटल N इंटू V। हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, हम ऐसा बोल सकते हैं जी। अब देखो, अब क्या होगा, सिंपल सी बात, अब देखो हम ये बोल सकते हैं कि आपका मास अपन वॉल्यूम, हमारा मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, मास अपन वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी, देयरफॉर P/RT इज इक्वल टू डेंसिटी बाय कैपिटल M। हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, है ना, बोल सकते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना, बोल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होगा, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ और बाकी सब रीअरेंज कर दो, कैसा होगा, हमें मिलेगा M इज इक्वल टू, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास, अगर हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना तो क्या होगा, हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, D तो वैसे वैसे है, RT ऊपर चला गया, RT क्या गया ऊपर चला गया, तो क्या होगा D/RT/P, है ना, ये आपका इक्वेशन मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने आइडियल गैस को इक्वेशन करके हमने क्या बनाया, डेंसिटी का एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कभी भी कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है और आपको डेंसिटी दिया गया, तो Yes, आप sir. ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। समझ गए, कोई डाउट नहीं है वाला पार्ट में अंदर? No, sir. No, sir. ओके, डन है, पक्का है, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चले फाइन। हाँ, अब अगेन प्रीति बेटा पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा, कम ऑन, सॉरी, पढ़िए बेटा। Pressure डेंसिटी ऑफ gas द आपकी डेंसिटी ऑफ गैस, स्क्रीन दिख रही है, No, sir. स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी को भी? Blur है sir, blur. दिख रही है sir. दिख रही है. दिख रही है दिखाई दे रही। ओके, सर दिख रही हाँ है. कोई बात, हाँ कोई नहीं, अब हाँ पढ़िए बेटा, पढ़िए। सर नहीं दे रही दिखाई मुझे। 2 सेकंड को प्रीति, एक बार है ना लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो बच्चा, जल्दी Yes. फटाफट। ओके, हाँ तब तक कौन पढ़ेगा, तब तक हाँ आप पढ़िए बेटा, हाँ आप पढ़िए जगदीश बेटा, हाँ पढ़िए। Density of gases on compression. Pressure increase, gases become denser. Density increase. Same number of molecules occupy smaller space. सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है कि जब हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, आपका गैस है वो बहुत डेंसर हो जाएगा, काफी नीचे कंप्रेसर लगे, तो क्या होगा, पहले जो गैस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा था, क्या होगा, अब क्या होगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो हमने ये वाला पार्ट दिया, काफी सिंपल है, हमने इसको एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा, बलून के बारे में, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड डिक्रीज होता है, तो क्या प्रेशर डिक्रीज, तो क्या होता है, आपका बलून बर्स्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है ना, अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो क्या वॉल्यूम क्या होगा, कम होने लगेगा, अगर वॉल्यूम कम हो जाए क्या होगा, आपका वॉल्यूम बर्स्ट हो जाएगा। तो सिंपल फिनोमेना आपको ये वाला पार्ट दे दिया, ठीक है ना। अब देखो हाँ केती कुछ नहीं, केत की बेटा काफी सिंपल है, ये खाली सिंपल फिनोमेना के बारे में है, तो आपको ये बात पर ध्यान रखना है
ये नॉर्मल वाले पार्ट है कि डेंसिटी क्या होगा, प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो हम ये देखते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, गैस बिकम मोर डेंसर, क्योंकि हम उसको दबा रहे हैं, एकदम बहुत जोर से दबाते जा रहे हैं, ठीक है, दबाते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है, अगर हम दबा देते क्या होगा, जो पहले ज्यादा वॉल्यूम था, मतलब कि मान के चलो आपका कंटेनर है, आपने कंटेनर लिया, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, कंटेनर को बहुत जोर से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो जितना ज्यादा प्रेशर करके क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, क्या होगा, कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो क्या लिखा है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्मॉलर प्रेशर, कब, जब का प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल वाला पार्ट है, ऐसा कोई इसका वो नहीं है, सिंपल आप समझो इसका नॉर्मल वाला पार्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये उसका जस्ट एग्जांपल है, ये जिसका उसका एग्जांपल, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्ट, हम प्रेशर किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए, कभी कभी है ना, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, तो जैसे पुलिस हो गया या फिर आर्मी हो गया, तो कभी कभी वाला पार्ट पूछ लेते हैं, हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं, ठीक है। समझ गया वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। No, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया, चलिए ओके फाइन। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। अभी क्या होता है, इसके एग्जाम में कभी चीज क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगेन कौन पढ़ेगा, आई थिंक जी हाँ बेटा, पढ़िए आप, पढ़िए बेटा। The pressure that a component of gas would exert if it occupies the same volume as the mixture at the same temperature, mixture of non-reacting gases. हाँ, तो तो क्या होता, डाल्टन लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम डिफरेंट गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, डिफरेंट गैस को लेते हैं, और हम आगे चलते हैं, अलग अलग गैस का अलग अलग प्रेशर होगा, अलग अलग प्रेशर होता, तो क्या होगा, अगर हम वो गैस कैसे नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि जब उसको मिलाते हैं तो वो मिलता नहीं, मतलब कि नॉन रिएक्टिव, सब अपने आसपास पड़े रहते हैं। तो क्या हमने क्या देखा, जो टोटल प्रेशर हो क्या होगा, उसके इंडिविजुअल प्रेशर को डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये होगा, सिंपल सी बात है, मान के चलो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 47 बच्चे 57 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंडिया यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, अब ये बोल सकते हो कि 57 बच्चों को क्या हो रहा है, प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है कि मुझे अच्छे से पढ़ाने करके, है ना। अगर बच्चे कम हो क्या होगा, मुझे कम प्रेशर फील होगा, राइट, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी कंटेनर के अंदर जो आपका डिफरेंट गैस हो क्या होगा, उन सब का जो गैस होगा, जैसे मान के चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि पीयूष है, तो क्या होगा, पीयूष नॉन रिएक्टिव है, मैं मान के चलो पीयूष का प्रेशर कितना होगा, मान के चलो 5, मतलब कि उसका खुद का प्रेशर है, पीएस खुद का प्रेशर है, ठीक है ना। फिर दूसरे का आया, उसका खुद का प्रेशर है, अगर मैंने उसको एक चेंबर में मिला दिया तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जो टोटल प्रेशर होगा चेंबर क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, उसका दोनों का सम होगा, लेकिन बाय कीपिंग द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, तभी आप ये फॉलो होगा, ठीक है ना, तभी आपको ये पार्ट फॉलो होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अच्छे से एक बार वापस पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है एक बार वापस पढ़ो, द प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट वो गैस विल एग्जिट, पढ़ो एक बार वापस। The pressure that a component of gas would exert if it occupied the same volume as the mixture at the same temperature. ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, हमें क्या चाहिए, मिक्सचर नॉन रिएक्टिव गैस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा गैस लिया कि रिएक्ट करके दूसरा कुछ बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको क्या नॉन रिएक्टिव गैस होना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे हमने यहाँ पे देखो ये जैसे हमने ये वाला पार्ट देखा, जैसे हमने ये वाला पार्ट देखा, ठीक है ना। तो देखो अभी हम क्या देखते हैं, हम ये मानते हैं, मैं अभी यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर बोलते पी टोटल, अगर मुझे पी टोटल निकलता क्या होगा, आप बोलोगे P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट एट कॉन्स्ट, मतलब कि जितना गैस होगा उतना आपका प्रेशर लगेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, अभी हमारे क्या यहाँ पे 2 गैस है, कितना है, 2 गैस है, मतलब गैस ऑफ ए और गैस ऑफ बी की बात, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम गैस ए लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, हमें आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, है ना, ये मेरा फॉर्मूला होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज P इज इक्वल टू nRT बाई V, क्या होगा, nRT बाई V। हम ये मान के चलते हैं जो मेरा गैस ए है उसका नंबर मोल्स कितना होगा, n होगा, तो कैसे लिखूंगा, P इक्वल टू Na
RT/V होगा। सिंपल मैंने ये वाला इक्वेशन बना दिया। समझ गया बच्चा ये वाला पार्ट के अंदर, कोई डाउट नहीं है ना? ओके नो सर। है ना। अब देखो ये हमने एक गैस के लिए किया, अब हम करते हैं, हम इसको दूसरे गैस के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको दूसरे गैस के लिए करते हैं। तो हमने क्या किया, मान के चलते हमने दूसरा गैस लिया, तो सिंपल उसमें क्या होगा, उसमें अगर एडेड गैस इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज PV इक्वल टू nRT। हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, दैट इज प्रेशर इक्वल टू nRT/V। क्या होगा आपका, nRT/V हो जाएगा। तो क्या होगा, दैट इज प्रेशर इक्वल टू, जी जी ओके 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 बेटा, ओके ओके नहीं ठीक है ओके। तो क्या होगा आपका n क्या होगा, अभी आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो क्या होगा NBRT/V होगा बच्चों। अब हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसे ले रहे हैं, बी गैस के ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बी गैस के ले रहे हैं। तो क्या होगा, टोटल प्रेशर कैसा होगा, हम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे पढ़ो बच्चों ये वाला पॉइंट, कौन पढ़ेगा, रुशि बेटा पढ़ो, रुशि बेटा पढ़ो इसको एक बार पढ़ो बच्चा, रुशि है यहाँ पर नहीं, कौन है, ओके दीक्षा, अगेन दीक्षा प्लीज पढ़िए। हाँ स्नेहा पढ़िए, स्नेहा पढ़िए। हाँ स्नेहा के बाद केत की। For a non-reacting gaseous mixture, total pressure of the mixture is the summation of partial pressure of the different component gases. जी हमने क्या देखा, अगर हाँ अभी मैंने सीनियर ने हैंड रेस किया था, मैंने स्नेहा पढ़ दिया, कोई बात नहीं, आगे वाला पार्ट पढ़ लेंगे, उस वाली बात नहीं, ठीक है ना। देखो हमने क्या देखा, जो भी गैस है, अगर मुझे टोटल प्रेशर फाइंड करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे प्रेशर को ऐड अप करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या लिखा, फॉर ए नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर द टोटल प्रेशर मिक्सचर इज द समेशन। समेशन मतलब क्या, ऐड करना। समेशन मतलब क्या बच्चा, ऐड करना। समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ गैस, हमने देखा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मान के चलते हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, क्या होगा, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पे होगा मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी। आप ये मान के चलो, आपका जो मॉलिक्यूल ए क्या, कौन सा आपका ब्लू कलर का दिख रहा होगा, है ना। आपका जो बी होगा उसको मान के चलो रेड कलर का होगा, और आपको जो सी होगा आपका येलो कलर का होगा। अगर हम 3 गैस है तो क्या होगा, उस कंटेनर के अंदर कितना गैस होगा आपका, 3 गैस होगा, जो कि नॉन रिएक्टिव होगा। तो इन सब का, अगर मुझे इस गैस के अंदर टोटल प्रेशर किसका होगा, हम बोलेंगे टोटल प्रेशर इक्वल टू, अब बोलोगे प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, है ना। 3 गैस हो तो 3 हम बोलेंगे, अगर 2 है तो 2 बोलेंगे। समझ के बच्चा ये पार्ट अच्छे से, डन। यस सर। ओके अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखा, हाँ ठीक है ना। अब देखो हम ये मान के चलते हैं, जो आपका 2 गैस है, आपका 2 गैस हमने लिया, एक हमने लिया ऑक्सीजन, एक लिया हमने नाइट्रोजन। हमने ये देखा जो प्रेशर नाइट्रोजन कितना है, 200 mmHg, ये आपका प्रेशर है फर्स्ट गैस के अंदर। बी में कितना है आपका, नाइट्रोजन का 300 ml है। लेकिन जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल प्रेशर मिलेगा। तो टोटल प्रेशर कितना होगा आपका, 500। कितना होगा, 500 होगा। क्यों, हमने ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन हमने क्या किया, उधर को प्रेशर को मिक्स कर लिया। समझ गए यहाँ पे, डन है पक्का। ओके चलिए ओके। हाँ सीना, आप अभी आप पढ़िए बेटा, सीना। Partial pressure of a gas is independent of the other gases present in the mixture. हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मतलब क्या होगा, जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसका खुद का प्रेशर लग रहा होगा, ऐसा नहीं किसी और का प्रेशर लग रहा होगा, ऐड नहीं होगा। जो खुद है खुद प्रेशर लगाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सब बच्चों का अलग अलग माइंड से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो कि इसका पढ़ाई और कर रहा है, इसका और पढ़ाई, जो भी पढ़ाई करेगा, अरे सब अपने कैपेसिटी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, और एक बात है, मान के चलते हैं ये आपका टेक्स्ट बुक में था तो मैं अच्छे से पढ़ा, तो मैं तब मैं देखा, अगर मान के चलो आपको एकदम ऐसे कुछ पूछेंगे, फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, मान के चलो आपको ऐसा कुछ आपको दे दिया है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैसे निकालते हैं, हम मान के चलते हैं कोई कंटेनर, उसमें क्या होता है, एक मॉइस्चर गैस है और आपका ड्राई गैस है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे आपका
प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल टू हम करेंगे पी टोटल, मतलब कि टोटल प्रेशर माइनस हम क्या करेंगे एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। अब ये वर्ड कहां से आया, जो आपका मॉइस्चर वाला गैस है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया बच्चा, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस एक दिन में वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो भी आपका, जी बच्चा, अब देखो जो भी आपका, अब देखो मैं लिखा ना यहाँ पे एक्वस टेंशन, मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार स्लोली। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है हम एक्वस लिखते हैं, वही लिख सकते ना, एक्वस लिखते हैं। अभी हमारा एक्वस आता कहाँ से है, हमारा एक्वस आता कहाँ से, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो भी आपका मॉइस्चर गैस होगा, जो भी आपका मॉइस्चर गैस का जो प्रेशर लगा, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एक्वस टेंशन। क्या बोलेंगे उसको, एक्वस टेंशन बोलेंगे। तो है ना, क्या पे लिख देता, इसका भी लिख दो, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर छोटा सा लाइन में आपको लिखा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये लिखना, प्रेशर exerted by saturated water vapor is called aqueous tension, है ना। क्योंकि ये पार्ट क्या ना आपके टेक्स्ट बुक छोटा सा लाइन में दिया गया है, और ये एग्जाम में बहुत चालाक हो गया, अभी क्या करते हैं छोटे छोटे लाइन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखना, ठीक है। डन है, सिंपल है, कुछ नहीं। अभी हम क्या पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं, जितना भी गैस हो गया हुआ उसका इंडिविजुअल प्रेशर होगा, हम जब इंडिविजुअल प्रेशर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, पी टोटल। क्या मिलेगा, हमें पी टोटल मिलेगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना। यस सर। अब देखो, अभी हम क्या जाते हैं, अभी हमने पार्शियल प्रेशर वाला पढ़ गया, तो हमने क्या देखा, दैट इज पी टोटल। अगर हम बात करते हैं पी टोटल, तो पी टोटल क्या होगा, जितना भी गैस होगा उन सबका इंडिविजुअल प्रेशर। तो क्या हम क्या बोलते हैं, प्रेशर 1 प्लस प्रेशर 2 प्लस प्रेशर 3 डॉट डॉट, जितना गैस होगा उतना उसका अलग अलग प्रेशर होगा। समझिए बच्चा। अभी देखो जी, अभी देखो ये वाला पार्ट आपका एग्जाम आ सकता है, एग्जाम के अंदर क्या पूछ सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या पूछ सकते हैं, सॉरी, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था बच्चा, कौन मुझे बताएगा, सीना बेटा, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन का, हेलो कौन बताएगा मुझे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, दीक्षा, प्रीति, नीता, विवेक, बोलो बच्चों, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। सर, moles of solute upon total moles of solution। एकदम सही। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये भी जानते हैं मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या था, आप क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन सिंबल था कैपिटल एक्स। हमने क्या निकाला था, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर मोल्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल मोल्स, यहां लेता हूं मैं इंडिविजुअल अपॉन टोटल मोल्स। हम क्या लेता है, इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर मान के चलो आपका दो है, तो आप क्या करोगे, आपको दो पार्टिकल, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, एक उसका N1 होगा, एक आप दूसरे गैस का N2 होगा। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 निकाल तो क्या करूंगा मैं, हम ऐसे निकालते हैं, x1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कितने निकालेंगे, N1 अपॉन N1 प्लस N2 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर मुझे सेकंड वाले के लिए मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे करूंगा, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, टोटल मोल्स का ऐड कर लिया। सिमिलरली अभी हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में। समझिए बच्चा ये पार्ट अच्छे से, डन। अब देखो सबसे पहले अगेन सीना बेटा, अब पूरा पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए, कौन। Suppose at temperature T, three gases enclosed in volume V exert partial pressure P1, P2 and P3. हाँ, तो P1 क्या होगा,
P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V। तो ये तो देखो RT बाई V तो कॉमन, क्यों, हमने टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, ठीक है ना। सिमिलरली P2 हम कैसे निकालेंगे, P2 इक्वल टू N2 बाई RT बाई V, क्योंकि आपका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, RB क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है, RB क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो P3 क्या होगा, इज इक्वल टू N3 RT बाई V। ओके, ये हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है प्रॉपर्ली, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। ओके नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जी बच्चे, अब यहाँ पे देखो, अब देखो, हाँ अब ये पढ़ेंगी दीक्षा, नहीं, ये पढ़ेगी विशाल। विशाल पढ़िए बेटा, विशाल पढ़िए। Sir, P total is equal to P1 plus P2 plus P3. P total is equal to N1 RT upon V plus N2 RT upon V plus N3 RT upon V. P total is Okay. equal to N1. ओके जी, अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि आपका RT बाई V क्या है, कॉमन है, ये क्या आपका कॉमन है। तो हमने क्या किया, RT बाई V कॉमन निकाल लिया और हमने क्या लिखा, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब देखो N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या होगा, आप बोलोगे क्या होगा बच्चों, क्या बोलोगे, हम क्या बोलेंगे इसको, हम उससे बोलेंगे टोटल मोस, क्या बोलेंगे टोटल्स, क्या बोलेंगे इसको टोटल मोस बोलेंगे, क्या बोलेंगे टोटल मोस बोलेंगे। अब देखो अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, अगर मुझे क्या करना है आपकी पार्शियल प्रेशर फर्स्ट गैस, तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब मान के चलो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ओके यहाँ पे मिल देता हूँ, यहाँ पे मिल देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखो, अब मान के चलो मुझे निकालना है फर्स्ट वाले की, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना, दैट इज P1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 R2 बाई V। हमने ये लिखा था, है ना, हम ये लिखा था, दैट इज N1 R2 बाई V लिखा था। अभी हम क्या करेंगे, P टोटल निकालिए। तो अभी हमने P टोटल क्या निकाला बच्चों, अब हम जैसे अभी N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V, है ना, हमने ये निकाला। अब भी अगर अब देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे P1 बाई P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो यहाँ पे RT बाई V कैंसिल हो जाएगा, RT बाई D से V बाई V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ये बचे दैट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हमारा होगा। अब देखो ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा आपका, क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन सिंबल क्या होता है, x क्या होता है आपका, ये होता है x1 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल। तो क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, मेरा इक्वेशन बन गया। समझ गए बच्चा, ये पार्ट अच्छे से आया आपको सभी को? यस सर। जी सिमिलर देखो, अगर हम किससे निकाले हैं, P3 के निकालेंगे, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, P2 डिवाइड बाय P टोटल, तो क्या हमें मिलेगा X2, क्या बोले X2 मिला। X2 कैसे मिला, हम ऐसे करेंगे, दैट इज N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे P3 करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा N3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, ऐसे करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। तो एक हमने क्या बनाया, हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया, हमने जनरल फॉर्मूला क्या बनाया, दैट इज PI इज इक्वल टू XI इंटू P टोटल। आई क्या है, आई आपको कोई भी नंबर हो सकता है। मान के चलो अगर आपको निकालना है P5, अगर आपको P5 निकालो, तो कैसे निकालोगे, P5 पार्शियल प्रेशर फिफ्थ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन फिफ्थ गैस अपॉन P टोटल, ठीक है ना। अगर मुझे फर्स्ट गैस से निकालना, तो क्या कैसे लिखूं मैं, पार्शियल प्रेशर फर्स्ट गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन फर्स्ट गैस मल्टीप्लाई बाय P3, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो ये पार्ट हमने आज खत्म किया। समझ गए, मजा आ रहा है बच्चों, ये पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अच्छे से? जी बच्चे, ओके सर एक बार ये वाला पार्ट फिर से समझा दो तो। कौन सा वाला बच्चा बताओ, कौन सा वाला, ये वाला, ये अभी पढ़ा रहे सर आप। अच्छा ये ठीक है, ओके, मैं ऑफिस बता, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा है, ऊपर यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। हाँ यहाँ पे ठीक है ना, खाली स्पेस है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला पार्ट देखो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो हमने क्या देखा, हमने ये फाइंड आउट किया, जो पार्शियल प्रेशर कैसे होगा, P टोटल कैसे निकालेंगे,
P1 प्लस P2 प्लस P3। हम ये मान के चल रहे हैं। हाँ बोलिए रितिका, हाँ बोलिए रितिका, रितिका बेटा बोलिए। डोंट वरी बच्चा, मैं वापस सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लेफ्ट हो गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको सब वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास 5 मिनट है तो कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है ना बच्चा। रितिका बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, अच्छा आ रही। चलो चलो, तो हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने क्या बोला? P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, हमें निकाल दिया। लेकिन मैं ये बोलूंगा, आपका एग्जाम है ना, आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपको? मोल फ्रैक्शन फाइंड करने बोलेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट इज, अब देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, ये हमारा होता है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट गैस की बात करूं, अगर मैं वहां पे फर्स्ट गैस की बात करूं तो क्या होगा? अगर मैं लेता हूं PV इक्वल टू NRT, क्या लेता हूं मैं? PV इक्वल टू NRT लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट गैस की बात करूं तो क्या होगा मेरा? मैं लिखूं दैट इज P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V। ये मैं लिखूंगा, क्यों? मैं ये बोल दूंगा मेरा R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। सिमिलर मैं करूंगा यहाँ पे, मैं करूंगा यहाँ पे P2, क्या करूंगा मैं? N2 RT बाई V, ऐसे करूंगा। अब क्या करूंगा मैं? P3 करूंगा, तो P3 किसने निकालूंगा? N3 RT बाई V, हमने ऐसे निकाला। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है टोटल प्रेशर। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टोटल प्रेशर निकालना है। क्या करना है मुझे? टोटल प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे P1 प्लस P2 प्लस P3, हम ऐसे बोलेंगे। अगर हम तीनों क्वेश्चन ऐड करेंगे तो क्या होगा? आप ये बोलोगे N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V, या बोलोगे, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे? RT बाई V क्या कॉमन है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा P टोटल इक्वल टू, वेरी गुड बच्चा, मुझे क्या मिलेगा? P टोटल इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट में RT बाई V, है ना, RT बाई V। अब मुझे अगर निकालना है, अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मैं क्या करूंगा? अब मैं मान के चलो ये इक्वेशन क्या करता हूं मैं? ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, और ये मेरा इक्वेशन 3 है, और ये मेरा इक्वेशन 4 है। अब मान के चलो मुझे निकालना है फर्स्ट के लिए, अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, कैसे करूंगा मैं? सिंपल सी बात है, P1 अपॉन P टोटल करूंगा, P1 अपॉन P टोटल करूंगा, है ना। अब देखो P1 क्या है? P1 हमारा है N1 RT बाई V डिवाइड बाई P टोटल में क्या निकाला? N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V, क्या होगा? यहाँ से आपका RT बाई V और RT बाई कैंसिल आउट हो, तो क्या बचा? आप बोलोगे N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हमारा बचा, ये हमारा बचा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? फर्स्ट गैस का। किसका होता है आपका? फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन होता है। तो हमने क्या निकाला? देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला? X1 निकाला। अब हम करते हैं इसको ऊपर गया तो क्या होगा? हम ये बोल सकते हैं P1 इक्वल टू X1 इंटू P टोटल, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला? ये हमने एक जनरल इक्वेशन हमने बना दिया। वैसे क्या सकते हो? P2 की भी कर सकते हो और आप P3 के लिए भी कर सकते हो। समझ के बच्चे वाला जैसे कोई डाउट नहीं ना यहाँ पर? क्या सारे बच्चे को पार्ट समझ में अच्छे से आया? Yes, sir. ना, चलिए फिर थैंक यू सो मच बच्चा। आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे पार्शियल डाल्टन लॉ पार्शियल खत्म किया, और हम क्या कल हम क्या करेंगे? कल हम मॉलिक्यूलर स्पीड और बाकी से पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों समझ में प्लीज अब जल्दी थम्स अप डाल दीजिए, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच सरला, अर्चना, चेतना, हीना, अशोक, केतकी, प्रीति, रितिका, अदिति, गुंजन, स्वाति। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच।